हेलो स्टूडेंट्स, बी पॉजिटिव बी हेल्दी। अपना केमिस्ट्री में लेसन चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज 3rd लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। उन एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले जो मॉडल अपन स्टार्ट करेंगे वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को आपने पीछे की क्लासेज में भी पढ़ा है, इसलिए मैं समझता हूं शायद ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसको अपन स्लो धीरे धीरे अपन टॉपिक में क्या बेसिक्स की ज़रूरत है उनकी प्रिपरेशन करते हैं। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल में जो एटम जो होता है, वास्तव में ये क्या है? मॉडल। मॉडल नाम जो होता है उसको अपन डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअल में नहीं है, उसके जैसा है, अनुमान लगाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे स्कूलों में अपन छोटे छोटे रॉकेट बनाते हैं कागज की ऐसे, और उसको ऐसे हवा में उड़ाते हैं। वो एक्चुअल में रॉकेट नहीं है, रॉकेट के जैसा है। तो अपन एटम बनाएंगे एटम के जैसा, एक्चुअल में नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जो मॉडल बनाया था ये थॉमसन ने बनाया था 1898। ये वाला अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, सबसे पहले आपको यह समझना है कि उन्होंने एटम को स्फेरिकल माना है। ये मैं एटम बना दूं एक बार ऐसे, उनके अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। ऐसे मीन्स एटम इज स्फेयर। इस स्फेरिकल एटम को कंप्लीट पूरे होल को उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज्ड माना। ये कंप्लीट पूरा स्पेस जो आपके इसके अंदर ऐसे मैं हाथ को घुमा रहा हूं, ये जितना पूरा दिखता है ये टोटली पॉजिटिव होता है। इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इसके अंदर कंप्लीट पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको यह भी पढ़ना है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये फिर न्यूट्रल कैसे होता है। इसके अंदर इतने नेगेटिव पार्टिकल्स बिखरे रहते हैं, छोटे छोटे ये नेगेटिव पार्टिकल्स जिनको अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इसका नेट जो होता, जो इसका कंप्लीट जो रिजल्ट होगा वो न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। इसलिए आप सेकंड पॉइंट में आप कह सकते हैं electrons are embedded in atom। इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो उसको फिर क्या कर देते हैं? न्यूट्रल। इसलिए आप बोल सकते हैं कि नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। आप एटम को यहां पर कैसा मानेंगे? न्यूट्रल मानेंगे। इसलिए थॉमसन क्या मानते हैं? थॉमसन कहते हैं कि एटम स्फेरिकल होता है और वो पूरा कंप्लीट पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा का पूरा क्लाउड पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे समझ में नहीं आए तो दूसरे तरीके से समझिए। जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज, वाटरमेलन, उसको अपन काट ले, काटेंगे तो उसका जितना भी रेड पार्ट जो अपने को दिखाई देता है वो तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और उसके अंदर जो छोटे छोटे ये बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं, उनको बोलिए इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इतनी संख्या में होते हैं कि उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए तो थॉमसन ने अपने मॉडल का दूसरा जो नाम दिया था, अदर नेम, वो है वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का दूसरा नाम होता है एटॉमिक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। या फिर आप ऐसे बोलिए, इसी को दूसरे नाम से बोलता हूं, इंडिया में जैसे लड्डू होता है वैसे अमेरिका के एक मिठाई का नाम है प्लम पुडिंग। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जा सकता है।
मतलब है पूरा जो येलो कलर का लड्डू होता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज मानिए, और उस पर जो रेड कलर के या ग्रीन कलर के जो सीड्स होते हैं उनको अपन इलेक्ट्रॉन मानेंगे। इसलिए थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसका एक कंक्लूजन यही आता है। बट मैं ये बोलूंगा कि थॉमसन के मॉडल में एटम की कंप्लीट स्टडी नहीं हो पाई। ये शुरुआत थी, बहुत वर्षों पहले की बात है। उस समय के अकॉर्डिंग तो अच्छा ही था, किसी साइंटिस्ट ने कम से कम शुरुआत तो की, कुछ बताने का प्रयास तो किया। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि एटम गोलाकार होता है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है पूरा का पूरा पार्ट, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बिखरे रहते हैं, टोटल चार्ज होता है वो इसका न्यूट्रल होता है, ये जीरो होता है, और ये दो अलग से नाम दे दिए। लेकिन इस मॉडल के बाद इसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये एटम स्टेबल है, क्या इनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग दिखाई दे रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे कोई भी आंसर अपने पास में आते नहीं है, इसलिए आप इनका ड्रॉबैक पढ़िए। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में क्या कमी रह गई ये अपने को पता रहना चाहिए। इनमें सबसे पहली जो कमी है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। वो ये मानते हैं, ऐसा कह रहे हैं कि इसका जो मास है वो पूरे एटम में बिखरा रहता है, एक जगह पे नहीं होता है। पूरा देखो, पूरे को कंप्लीट उन्होंने क्लाउड बोला है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि उन्होंने कंसीडर किया है क्या, मास टू बी स्प्रेड across the atom। इस एटम में ये बिखरा हुआ है। हम इस बात को सही नहीं मानते, हम संतुष्ट नहीं है इस बात से, क्योंकि अभी इसके बाद में जो स्टडी हो चुकी है वो अपने आप ये बताती है कि थॉमसन का एक मॉडल करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। और आपको क्या इसमें कमी लगती है? थॉमसन के मॉडल में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण अपने को दूसरे मॉडल पढ़ने पड़े थे? तो फर्स्ट वाली जो आपने अभी लिमिटेशन पढ़ी है, जो कमी पढ़ी है, इसके अलावा दूसरी कमी हमें यह लगती है कि ये वाला जो मॉडल होता है ये एक प्रकार का स्टैटिक मॉडल दिख रहा है। इट इज ए स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल में इसलिए बोल रहा हूं कि इस मॉडल में हमें कहीं भी ऐसा नहीं पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के रिफ्लेक्शन हो रहे हैं क्या, कोई मूवमेंट दिखाई दे रही है क्या। डजंट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका मॉडल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और शॉर्ट में या पूरा कंक्लूजन रिजल्ट के रूप में आप ये कह सकते हैं कि ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल इस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं करता है। कहीं से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा मॉडल हो भी सकता है क्या। इसलिए आप लास्ट में ये कह सकते हैं इट डजंट एक्सप्लेन the stability of an atom। एक एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। इसलिए थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें आपने सबसे पहले तो इसके ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे और उसके बाद में इनके ड्रॉबैक्स पढ़ लिए हैं। मैं समझता हूँ शायद ये पीछे की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसे समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा उस पर अपने को काफी छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए अपन उसकी तैयारी करते हैं। आप सब ये भी जानते होंगे कि थॉमसन मॉडल के बाद जो मॉडल आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और कौन सा है ये भी आपको शायद मेमोरी में होगा। पहले हम नोट कर रहे हैं, अगला जो मॉडल होगा वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इस पर मैं आपको बिल्कुल बारीकी से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उन पर फोकस कीजिए, आप सीखिए, उनको समझिए। देखिए मॉडल तो अपन थोड़ी देर बाद में शुरू करेंगे, थोड़ा सा आगे चल करके शुरू करेंगे। इससे पहले की बात बताता हूं मैं कि रदरफोर्ड के एक साइंटिस्ट जिनका नाम है विलियम रोजन,
विलियम रोजन उनके स्टूडेंट हैं, रदरफोर्ड के स्टूडेंट हैं, रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में काम करते हैं। एक बार रोजेन ऐसे ही बैठे बैठे इन एब्सेंस ऑफ टीचर के एब्सेंट में कई बार स्टूडेंट बदमाशी करते हैं ना क्लास में, इस टाइप से। जैसे मैं एक चौक का टुकड़ा फेंकता हूं और फिर वो जिस दीवार पे टकराती है वहां पे मान लो कि चमक उत्पन्न होती है, तो मजा आता है, आनंद आता है ऐसे पढ़ने में। ऐसा ये भी कर रहे थे। इनके साथ ही और स्टूडेंट थे, वो भी हैं। इनमें मैं एक दूसरा नाम और लिख दूं, यहां पे आप एक नाम याद रखिए, हेनरी बेकेरेल। हेनरी बेकेरेल एक साइंटिस्ट थे, ये भी इनकी तरह इनके ही स्टूडेंट है। रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स के नाम लिख रहा हूं मैं। तो ये जो रोजेन स्टूडेंट है, ये जब ये धीरे धीरे कुछ पार्टिकल फेंक रहे हैं और उनसे जिंक सल्फाइड के बेल्ट पर, ये जैसे मैं एक बना देता हूं यहां पर, एक बार ये आप सीखिए। ये मेरे पास में जिंक सल्फाइड की एक बेल्ट है सपोज, इस जिंक सल्फाइड के बेल्ट पर रोजेन जैसे ये पार्टिकल फेंकते हैं, जैसे ये पार्टिकल जा रहा है, तो जहां ये टकरा रहा है ना पार्टिकल, वहां पे इसकी चमक उत्पन्न होती है, फ्लोरोसेंस से एमिट होता है, इससे उनको आनंद आता है। ये सारी बातें रदरफोर्ड देख रहे हैं। तो रोजेन से ही, मतलब अपने स्टूडेंट से ही सर ने सीखा था, गुरुजी ने सीखा था। ध्यान इनकी बात, तो इनके काम पर उन्होंने ध्यान से देखा, तब पता चला था इनसे। यहां से जो ये रेज उत्पन्न हो रही थी ना, ये जो ये चमक उत्पन्न हो रही थी, उनका नाम इनके समझ में तो आया नहीं कि क्या नाम दिया जाए। और जब कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, तब अपन ये बोल देते हैं ए बी सी या एक्स वाई जेड ऐसे बोलते हैं। इसलिए उन्होंने उस समय इन रेज को, इन विकिरणों का जो नाम दिया था वो एक्स रेज नाम बोला था। एक्स रेज, एक्स नाम इसी से पड़ा है, आज तक चल रहा है वो एक्स रेज। तो बोलिए एक्स रेज की स्टडी किसने की थी? आप बोलिए विलियम रोजेन ने की थी। मैं टॉपिक से हटा नहीं हूं, मैं इस पर आऊंगा यहीं पर। रदरफोर्ड के स्टूडेंट से शुरू होती है ये बातें, इसलिए सीखना जरूरी है। ऐसे ही दूसरे एक स्टूडेंट थे जिनका नाम है हेनरी बेकेरेल। हेनरी बेकेरेल ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टडी कर दी है। स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, स्टडी ऑफ एक्स रेज, ये यहीं पर इनकी लेबोरेटरी में हो चुके हैं। जब यहां तक ये स्टडी इनकी हो गई थी, तो ये पता चला था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा रेज की स्टडी किसने की है? आप सब जानते ही हैं, पहले से अपने को पता है। बोलिए रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का टॉपिक शुरू हो चुका है। हमें यह पता रहना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा जो रेज हैं, उनकी स्टडी रदरफोर्ड ने की है। उनमें से मैं यहां सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं एक बार। कौन सा एक पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। चलिए मैं ऊपर यहां पे अब नोट कर देता हूं एक बार, अल्फा पार्टिकल। ये देखिए दोबारा से लिखा मैंने, अल्फा पार्टिकल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब अपने को पता रहना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल आप बोला करो हीलियम। देखो ये हीलियम, ये 2 नंबर पे आता है। इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपन निकाल दें तो बोलिए चार्ज +2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। ऐसा अगर अपन कभी लिखते हैं तो इसको आप क्या पढ़ा करेंगे? बोलो अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये हाई एनर्जी वाला पार्टिकल होता है। भूलना मत, गलती मत करना। याद रखिए कि अल्फा पार्टिकल शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बाकी एक्चुअल में ऐसा होता है। तो बोलिए कैसा है इस पर चार्ज? बोलिए आपको इसका चार्ज कैसा दिखाई देगा? याद रखो, बोलो पॉजिटिव चार्ज का होता है। और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इनकी स्पीड, किनकी? बोलिए अल्फा पार्टिकल्स के जो अटैक करने की स्पीड है वो कितनी होती है? लगभग 16,000
किलोमीटर पर सेकंड। ओ, बहुत ज्यादा है। अब देखिए इनकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, इनकी स्पीड कितनी है, और पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल होते हैं। भाई जब आपको साइंस पढ़ना है, आपने साइंस में एंट्री की है, तो कम से कम फिर उन छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए जिनके कारण आगे कल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अल्फा पार्टिकल के लिए अपने बात की है यहां पर। अब मैं बार बार बीच बीच में बोलूंगा अल्फा पार्टिकल, तो आपको पहले से पता रहना चाहिए ऐसा होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, चार्ज पॉजिटिव होता है। इन अल्फा पार्टिकल्स को कहां रखा जाता है ये भी सुनिए। तो चलिए ये अल्फा पार्टिकल्स मैं एक बॉक्स में पैक करता हूं। ये मेरे पास में एक बॉक्स है, ये लेड मेटल का बना हुआ होता है, इसलिए मैंने लिख दिया इसको लेड बॉक्स। इसी को ब्लैक बॉक्स भी बोला जाता है। इस ब्लैक बॉक्स में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं ये पढ़िए। बोलो अल्फा पार्टिकल एक लेड बॉक्स या ब्लैक बॉक्स में अपने पास पैक हैं, और ये जो पैकिंग है, इस पैकिंग से ही वो स्टूडेंट पार्टिकल्स को निकाल रहे थे एक एक करके, और अटैक करवा रहे थे। इधर उनके पास में एक बेल्ट रखा हुआ था, ऐसे उस बेल्ट पे ये पार्टिकल आ रहा था और चमक उत्पन्न हो रही थी और स्टूडेंट्स को मजा आ रहा था। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था वो ये अब आएगा। देखो आपके सामने मैं दोबारा से यहां पर वो एक बेल्ट बना रहा हूं। बेल्ट मतलब जिंक सल्फाइड का ये अपने पास एक आइटम है। चलिए यहां ये जो मैंने कलर्ड डायग्राम ये जो बनाया है, इसको मैंने बोल दिया ZNS बेल्ट। समझ में आया होगा। देखो जिंक सल्फाइड का एक बेल्ट है, और इधर मैंने एक बॉक्स बना रखा है अल्फा पार्टिकल। अच्छा यहां मैंने वो बता दिया आपको कि इनकी स्पीड कितनी होती है, चार्ज कितना होता है, इनकी एनर्जी कितनी होती है। यहां से गया हुआ पार्टिकल उस पे जाएगा, अटैक करेगा, चमक उत्पन्न होगी, मजा आएगा। ये बातें अपन पढ़ रहे हैं। ऐसा हो रहा था, ये देखो ये ऐसा हो रहा था। ये पार्टिकल यहां गया है, टकराया है, तो फिर स्टूडेंट को मजा आया है। इतने में रदरफोर्ड के आइडिया आया है, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन क्या है उस बात को सुनिए, सीखिए। मैं नोट लगा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे थॉमसन, वो थॉमसन रदरफोर्ड के बॉस हैं। मतलब रदरफोर्ड स्टूडेंट हैं थॉमसन के। थॉमसन का मॉडल फेल हो चुका है, तो फिर स्टूडेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ है मन में। वो क्या चाहते हैं कि मेरे द्वारा कोई ऐसा काम हो जिनके कारण से थॉमसन का जो मॉडल फेल हो गया था वो सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए। ये बात 1911 की है, और वो बात 1898 की है। यहां ये स्टूडेंट अपने सर को सक्सेस करने के लिए इसमें प्रवेश कर रहे हैं। सीखिए आप बात को। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां रदरफोर्ड जो हैं वो थॉमसन के स्टूडेंट हैं, इसलिए ये टॉपिक शुरू हो रहा है। और अब वो रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट यहां पर काम कर रहे थे उनके बीच में यहां पर कुछ चेंज होने वाला है। तो आप ध्यान से पढ़िए, कहीं गलती नहीं हो। डायग्राम से अपने को सारी बातें सीखनी है, समझनी है। तो इस मॉडल में अभी बहुत अच्छी बातें आने वाली हैं, उनको सीखिए। एक्चुअल में थॉमसन ने जो पहले एटम माना था वो स्पेरिकल माना था। जैसे ये एटम मान लिया उन्होंने, स्पेरिकल था। अब रदरफोर्ड उनको एक इस प्रकार की एटम वाली यूनी एटॉमिक लेयर लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने इस मेटल को बेस्ट माना। मैं नोट कर दूं यहां पर कौन सी वाली मेटल को बेस्ट माना। याद रखो, देखो गोल्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि ये गोल्ड को ही क्यों बेस्ट माना रदरफोर्ड ने, यही मेटल क्यों काम मिली, मेटल तो और भी बहुत सारी है। तो याद रखो कि गोल्ड जो है
ये नोबल मेटल होती है। नोबल मेटल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पर गैसेज या अदर कोई पार्टिकल की जस्ट रिएक्शन नहीं होती है, ये बाकी सबसे क्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। कहने का मतलब जैसे आयरन ले लूं तो उस पर तुरंत जंग लग जाएगा, ऐसा नहीं है, इस पर कोई लेयरिंग नहीं आएगी दूसरी, इसलिए नोबल मेटल माना जाता है। इस गोल्ड की फॉइल को उन्होंने काम में लिया था। ये जो गोल्ड की फॉइल है उसकी थिकनेस कितनी थी? थिकनेस मतलब इसकी मोटाई कितनी थी? तो आपको याद रखने का तरीका यह है, यूनी एटॉमिक लेयर थी वो। यूनी एटॉमिक लेयर का मतलब है इतना बारीक पेपर, पतले से पतला पे आपकी कॉपी का एक कागज लो, उस कागज की मोटाई देखो, उसमें से और आधा कर दो, और आधा कर दो, और आधा कर दो, जितना बारीक हो सके, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना बारीक उन्होंने ले लिया। ये इसकी थिकनेस है। वो वाली गोल्ड की फॉइल यहां रख दी गई है। ये लीजिए, ये ध्यान दो, मैंने इसको लिख दिया गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल पर अब अटैक होने वाला है इधर से। किसका अटैक होने वाला है ये आपको पता ही है। बोलो इसके अंदर क्या है? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं? मेमोरी में लेके आइए, बोलिए पॉजिटिव होते हैं। अल्फा पार्टिकल का बीम यानी पूरा का पूरा पार्ट, भाग, ये अटैक करने वाला है, जा रहा है। देखो किस पर जा रहा है, एक बार फिर से बताओ, बोलिए गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल की मोटाई कितनी है? कागज से भी पतली, कागज से भी पतला है ये, जो अपना फिल्टर पेपर उससे भी बारीक होता है। ये गोल्ड फॉइल यहां पर अपन ने ली है और उस पर अल्फा पार्टिकल का अटैक करवाना है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि अल्फा पार्टिकल की स्पीड 16,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इतनी भारी ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स का अटैक एक पतले से कागज पर करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं रदरफोर्ड? यही तो एक्सपेरिमेंट सीखना है, यही तो समझना है। ये रदरफोर्ड, ये उनके स्टूडेंट हैं थॉमसन के, और इनको तकलीफ है कि वो सर सक्सेस होने चाहिए, लेकिन हुआ कुछ अलग। अपने आप ही कुछ होना था ऐसा। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के कारण थॉमसन फेल हो गए। चाहते तो ये थे कि गुरुजी पास हो, लेकिन कुछ अलग हो गया है। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद में फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड का ये मॉडल किस बेस पर चल रहा है? बोलो अल्फा पार्टिकल्स पर। अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होगी अभी, और ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसलिए इसी मॉडल को आप अभी इस नाम से पढ़िए। ये नाम इससे ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। तब हम अल्फा पार्टिकल का अटैक उस पर करवा रहे हैं, और जैसे ये पार्टिकल्स का अटैक हुआ, कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ रोटेट हो गए, कुछ और रोटेट हो गए, कुछ और रोटेट हो गए, कुछ और पीछे आ गए, कुछ बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो बैक साइड में वापस आ गए थे। ये डायग्राम अपन सीखना चाहते हैं दूसरे एंगल से भी, उस एंगल को भी सीखिए। एक्चुअल में ये एटम है, देखो ये एटम है, ये दो जगह पे ले रहा हूं मैं ऐसे। यदि थॉमसन का मॉडल सही था तो सभी पार्टिकल्स ऐसे निकलने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो पूरे एटम में मास इक्वल है और यूनिलेयरिंग है। लेकिन थॉमसन वाला ये मॉडल फेल हुआ, और अब देखो ये ऐसा मॉडल चला। ये एटम में से पार्टिकल्स जो है ना सीधे निकल रहे हैं, कुछ बैक साइड में आ गए हैं, ये पीछे आ रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो उसी डायरेक्शन में लौट करके वापस आ गए। इसलिए उन्होंने माना कि इसका जो सेंटर पार्ट है ये हैवी है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि जब कोई पार्टिकल पॉजिटिव वाला इधर जा रहा है और वापस वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो माना जाए कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं ही यहां पर आंसर दूंगा, आपको क्वेश्चन समझना है और फिर उसका आंसर भी समझना है। ध्यान देना आप कि यदि ये पॉजिटिव पार्टिकल इस साइड में जा रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं, और फिर इसमें से ये बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि एटम का ऑलमोस्ट पार्ट क्या है? खाली है, वेकेंट है,
वेकेंट है। तो देखिए फिर ये बैक साइड में पार्टिकल वापस क्यों आया और कितनी स्पीड से आया। यहां रदरफोर्ड का अपना एक खुद का भी स्टेटमेंट है कि मेरे जीवन की ये एक आश्चर्यजनक घटना है, इतनी आश्चर्यजनक कि कोई कहे कि 15 इंच मोटे तोप से निकला हुआ गोला, 15 इंच मोटे तोप से निकला हुआ यह गोला है, एक कागज से टकराया और वापस आया, चलाने वाले परिवार कर बैठा। इतनी ज्यादा अविश्वसनीय घटना थी ये। तो ये बात हम किस बात से सीख सकते हैं, देखो मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, उसको ध्यान से देखिए और फिर इस पर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़िए। सपोज ये एटम था और ये अल्फा पार्टिकल आ रहे थे। अब आप इसको देख करके बताइए कितने डिग्री एंगल पर पार्टिकल गया है। बोलिए 180 डिग्री एंगल पर, 180 डिग्री एंगल पर ये पार्टिकल बाहर जा रहे हैं। ओके, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सेंटर से थोड़ी सी दूर गए थे, उनकी डायरेक्शन बदली है, देखो रिफ्लेक्शन हुआ है। और ऐसे मैंने एक पार्टिकल और दिखाया, ये रिफ्लेक्शन हुआ है। आप बता सकते हैं ये लगभग कितने डिग्री का एंगल है। बोलिए 90 से ज्यादा और 180 से कम। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो ये यहां से रोटेट होकर के वापस इस डायरेक्शन में भी आए। ये देखो ये वाले पार्टिकल वापस सेम डायरेक्शन में भी आए। लेकिन बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो सेंटर के बीच में गए थे, यहां पर बीचों बीच, और जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। इसका मतलब यह माना जाता है कि मान लो कि मैं यहां से एक पत्थर फेंकता हूं ऐसे, और उस दीवार पे फेंकना है, या कोई बॉल है मेरे पास और बॉल को मैं दीवार पे लगाता हूं ऐसे, तो वो बॉल दीवार से टकरा करके वापस मेरी तरफ आ रही है। मैं यदि स्पीड से लगाता हूं तो स्पीड से आती है, स्लो फेंकता हूं तो स्लो आती है। आप भी समझते हैं एक बॉलर जब बॉल को फेंकता है और बैट्समैन जब उस पे बैट से बॉल को ऐसे लगाता है तो उस बॉल की स्पीड ज्यादा हो जाती है। उसका रीजन ये है कि यहां से जो पार्टिकल जा रहा था वो कैसा है, पॉजिटिव, और यहां पर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ऐसा रदरफोर्ड ने माना। तो ये डिसाइड हो गया है, ये कंक्लूजन आ गया है, रिजल्ट आ गया है कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो कैसा है, पॉजिटिव होता है, और वो हैवी भी है, मतलब उसका मास भी क्या है, ज्यादा है। मास ज्यादा है इसका मतलब तो क्या वहां पर, न्यूट्रॉन, और पॉजिटिव है इसका मतलब क्या वहां पर, प्रोटॉन। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर बनी हुई है इसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने की। न्यूक्लियस में कौन कौन है, बोलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये हमने इस बात पर सीखा है कि पार्टिकल्स मूवमेंट कैसे करते हैं, किधर जाते हैं, और कौन सा पार्टिकल किस साइड में आता है। 4 लाइन में सीख लेंगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा। वो 4 लाइन क्या क्या हो सकती हैं उसको एक बार रिपीट करता हूं, उनको पढ़िए। आप ये मान लो कि लगभग 92% पार्टिकल्स, ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ना इधर, इनमें से लगभग 92% पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं, बिना रिफ्लेक्ट हुए ही निकल जाते हैं। इनमें कोई प्रकार का चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर 2, एक पॉइंट तो याद हो गया होगा, ये ज्यादातर पार्टिकल सीधे ही निकल गए हैं इसमें से। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, सम पार्टिकल्स, देखो जिनका मैंने ये एंगल चेंज किया है, ये एंगल चेंज हुआ है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका एंगल 90 डिग्री से कम है। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका एंगल, रोटेशन एंगल वो चेंज हुआ है, वो 90 डिग्री से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यह मान लूं कि अपने पास में टोटल पहले शुरू में 20,000 पार्टिकल लिए थे, अल्फा पार्टिकल, उनमें से 19,999 पार्टिकल्स बाहर निकल गए। कितने बच गए, एक पार्टिकल। इतने में से ये पार्टिकल बाहर निकले, एक पार्टिकल वापस उसी डायरेक्शन में आया है। उस पार्टिकल ने ही तो अपने को किसकी स्टडी करवाई है, न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस इस एटम में
किस वे में माना जा सकता है? ऐसे याद नहीं रहे तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। क्रिकेट का जो पूरा ग्राउंड होता है, पूरा ग्राउंड क्रिकेट का मान लीजिए, जितना भी ये ग्राउंड है, ये एटम मान लो एक बार, ओके। और इस पूरे ग्राउंड के सेंटर में, बीच में यहां पर वो एक बॉल पड़ी है, ये न्यूक्लियस मान लो। तो देखो एटम की साइज कितनी हो सकती है और उसमें न्यूक्लियस की साइज कितनी सी है। ये बात ऐसे तो सीख ली, लेकिन न्यूमेरिकल के टाइम पर आपको याद रखनी है, एज ए फॉर्मूले के रूप में आपको प्रिपरेशन करनी है, तो गलती नहीं हो। आपको मैं एक सीधा सिंपल तरीका बता दूं कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन रखनी है। मतलब ये याद रखिए कि एटम की साइज कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, तो ऐसे याद रख लो, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस में कितना डिफरेंस है, कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे कि अपने पास ये कैलकुलेशन आ जाए। ये 10⁵ से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तब इसका ये रेशियो आ जाएगा समथिंग। ये बहुत अच्छा कंक्लूजन आ रहा है, ये रदरफोर्ड बता रहे हैं, इन्होंने जो बताया वो अपन पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इनको सीखिए। ऐसे ही अपने को इसका वॉल्यूम भी पढ़ना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का वॉल्यूम मैंने बताया ना, पूरा क्रिकेट का ग्राउंड, तो ये तो बहुत ज्यादा होता है। और न्यूक्लियस का वॉल्यूम ये बहुत कम होता है, वॉल्यूम में ऑफ न्यूक्लियस। तो आप इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए 10⁻15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में ये रिजल्ट्स आ जाया करेंगे। देखो ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बोलिए आपको कितने रिजल्ट समझ में आए? 4 रिजल्ट बताए मैंने। 92% पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं सीधे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका रोटेशन एंगल 90 डिग्री से कम होता है, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका रोटेशन एंगल 90 डिग्री से कम होता है, और एक पार्टिकल 20,000 में से ऐसा है जो कि उसी डायरेक्शन में वापस आया है। इसलिए हम इनके बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि एटम का ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो खाली होता है। अब मुख्य बात पर आते हैं कि हमें यह तो पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से न्यूक्लियस बनता है, लेकिन रदरफोर्ड के सामने अब एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना, कि इलेक्ट्रॉन कहां है। तो उन्होंने यह आइडिया लगाया कि इलेक्ट्रॉन ने इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्विंग मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए उनके सामने ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं ये पॉजिटिव पार्टिकल इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर ले। यदि ये अट्रैक्ट कर लेगा तो ये रिवॉल्विंग करता हुआ ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सिंपल सा सीखिए। देखो कि इस कमरे में जहां आप बैठे हैं, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी बात कर रहा हूं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इलेक्ट्रॉन भी कहां दिखाई देता है? ऐसे ही अपने कमरे में भी बहुत से लाखों करोड़ों की संख्या में पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, थक जाएंगे बेचारे। एनर्जी कम होगी तो ये धीरे धीरे आकर के आपकी टेबल पे बैठ जाएंगे। ओके, कल जब आप आओगे आकर के देखोगे टेबल पे आपको डस्ट मिलेगी। ये पार्टिकल क्या है? आप जब चले गए तब आपकी जगह पर आकर के बैठे हैं। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी है। भाई मैं अगर मूवमेंट कर रहा हूं, सुबह से लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी भी एनर्जी कम होगी, आपकी भी एनर्जी कम होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि लगातार मूवमेंट करेंगे तो इनकी भी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होगी तो ये मूवमेंट करते करते ये लास्ट में किस में गिर जाएंगे? बोलिए, न्यूक्लियस में। ये इनकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये किनकी प्रॉब्लम है? रदरफोर्ड की। तब इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो बात बताई थी वो क्या थी? रदरफोर्ड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे इनकी एनर्जी ऐसे बाहर निकलती है। एनर्जी बाहर निकलती है तो ये एनर्जी डिक्रीज होती है और ये न्यूक्लियस में गिरते हैं। इसलिए ये रदरफोर्ड का मॉडल मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी वो सुनिए। जब पहली बार इतनी बात यदि एटम की अपने सामने आती है तो बाकी के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका भी फोकस हो जाता है उस टॉपिक पर। ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मैक्सवेल प्लांक।
बड़े खतरनाक साइंटिस्ट हैं। एनर्जी की जब भी कोई बात आती है तो फिर इनके दायरे से बाहर नहीं जाएगी, इनसे पूछ के ही काम करना पड़ेगा। अब यहां पर भी बात एनर्जी की आई, इसलिए मैक्सवेल प्लैंक ने रदरफोर्ड के सामने एक ऐसी क्यूरी रख दी कि इसको एक्सप्लेन करिए। अगर कर देंगे तो सक्सेस है, हमारी बात को यदि नहीं बता पाए, इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये मॉडल फेल है। रदरफोर्ड ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे न्यूक्लियर मॉडल होता है। इसलिए रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल का एक दूसरा नाम और आ गया है, न्यूक्लियर मॉडल। आप इसको 3 नाम से पढ़िए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड न्यूक्लियर मॉडल। इस न्यूक्लियर मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग तक का टॉपिक पढ़ लिया है, बट इसका ड्रॉबैक है। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में एक तो आपको याद रखना है कि इनको जो इलेक्ट्रॉन मूविंग करता हुआ लास्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है, इसलिए एटम की स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा, कितने इलेक्ट्रॉन कितनी जगह पर, कौन सी जगह पर हैं, यह बात नहीं बता पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। ये क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा, ये अगले लेक्चर में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।